हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन की। तो ये जो सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये सीरीज़ आपके लिए रहने वाली है, जो कि आपका पेपर नंबर 2 बीएड का पोर्शन 20 मार्क्स का रहने वाला है आपके HP PGT कमीशन के अंदर। उससे रिलेटेड ये आपकी पूरी सीरीज़ रहने वाली है। तो इससे पहले हमने जो है 5 सीरीज़ इसकी कंप्लीट कर दी है। आज हम 6th पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। मोस्टली जो हमारे सिलेबस में पूछा गया है वो इसका मीनिंग और नीड के बारे में ही पूछा गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन क्या होती है ये कल ही हमने पढ़ा था, और आज हम जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अगर एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडी लर्नर एंड लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसके बारे में स्टडी करते हैं? लर्नर और लर्निंग कंटेंट के बारे में बात करते हैं। इसकी मेजर 5 थ्योरीज इसके अंदर आती है, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन, थ्योरीज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। अगर हम नॉर्मल टर्म में बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी क्या होती है? तो साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। और इसके साथ साथ क्या होती है साइकोलॉजी के अंदर, क्या आता है जिसके अंदर कि हम स्टडी करते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर की या उसके माइंड की। द डिसिप्लिन embrace all aspect of human experiences from the function of the brain to the action of a nation। तो इसके अंदर जितने भी डिसिप्लिन्स आते हैं, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाती है? साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है। द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। जो वर्ड साइकोलॉजी है ये ग्रीक एक वर्ड है, और ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? साइकी एंड लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगस का मतलब होता है साइंस। तो आप इसे समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी एक तरह की सोल की स्टडी है या साइंस ऑफ सोल है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू विलियम वुंड, इनके अकॉर्डिंग क्या है साइकोलॉजी? स्टडी ऑफ अ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस की स्टडी को इन्होंने क्या कहा है? साइकोलॉजी कहा है। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की तो ये एक तरह की जो ब्रांच है फिलॉसफी की। फिलॉसफी हमने कल पढ़ा, दर्शन क्या है? जो हमें थिंकिंग या चिंतन करने के या डीपली हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं उस चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो उसी की ही ब्रांच क्या है? हमारी साइकोलॉजी है। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो साइकोलॉजी को बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो अपने लेवल पे अलग अलग समझते थे। कई का मानना था कि जो साइकोलॉजी है वो सोल है, एंड जो कई मानते थे कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ माइंड है। और कई जैसे कि विलियम वुंड का क्या कहना था कि कॉन्शियसनेस है, एंड कई लोग क्या मानते थे? इसको बिहेवियर मानते थे। तो ये कुछ एक जो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल, ये कौन लोग मानते थे? इनको कौन मानता था? जो ग्रीक फिलोसफर जैसे प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ये क्या मानते थे कि ये यही मानते थे कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है? सोल का अध्ययन है, यानी कि आत्मा का चिंतन करना है। इनका ये भी मानना था कि एक तरह का ये मेटाफिजिकल चीज़ है, यानी कि इसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ना ही टच कर सकते हैं। एंड वी कांट मेक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन सोल। और इसी के साथ साथ हम कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सोल पर नहीं कर सकते। ये किसका मानना था? ग्रीक जो फिलोसफर थे प्लेटो और एरिस्टोटल, उनका ये मानना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। अब साइंस ऑफ माइंड किसके द्वारा माना जाता? तो इसमें कौन से आते थे? हमारे जर्मन फिलोसफर जैसे कि विलियम जेम्स हो गए। ये सारे लोग क्या मानते थे कि जो साइंस है वो क्या है? एक तरह का माइंड की स्टडी है, यानी कि इसमें मेंटल प्रोसेसेस जितने भी हमारे होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसके द्वारा माना जाता था? मॉडर्न जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे कि विलियम वुंड, इनके द्वारा भी क्या माना जाता है कि जो साइंस है एक तरह का कॉन्शियसनेस यानी कि जो चेतना है उसका अध्ययन है। और जेम्स सुले जो है उनके द्वारा साइंस, इसको क्या माना जाता है? साइंस ऑफ द इनर वर्ल्ड, यानी कि इनर वर्ल्ड की साइंस को ही क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें विलियम वुंड की तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी विलियम वुंड को कहा जाता है।
तो इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले ही इन्होंने एक लेबॉर्ट्री निकाली थी साइकोलॉजी के अध्ययन के लिए। कहाँ पर? जर्मनी के लिम्पेंजिंग में 1879 में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से डायरेक्ट आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक की एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? विलियम वुंट। एंड सेकेंड वन इज़ द हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री? तो ये किसने निकाली थी सबसे पहले? ये भी विलियम वुंड ने ही निकाली थी 1879 में। एंड थर्ड ये भी डायरेक्ट बन सकता है कि कौन सी ईयर में, तो 1879 में। और 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पर कहे जाते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल। सब कॉन्शियस का मतलब होता है कि जब हम एक पूरी तरह से प्रेजेंट टाइम में रहते हैं। सब कॉन्शियस का मतलब कि जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें ध्यान में रहती है। अनकॉन्शियस का मतलब ऐसी चीज़ें जो हमेशा सप्रेस रहती है और वो हमेशा ही एक्साइटेड स्टेट में रहती है, बाहर आने की कोशिश करती है। तो वो सारी कहाँ होती है? हमारी अनकॉन्शियस में। और डिज़ायर, जो हमारे कुछ ऐसे डिज़ायर्स होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, कई बार हमारे ड्रीम्स के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो वो भी कहाँ रहते हैं? हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ये कौन मानते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो एक तरह के बिहेवियर की स्टडी होती है उसके अंदर। ये 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये चीज़ मानी जाती थी और इसके ऊपर भी बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा इसको माना जाता था, जैसे कि जेबी वॉटसन। ये सारे क्या मानते थे कि जो साइकोलॉजी है एक तरह के बिहेवियर की स्टडी है। एंड द वॉटसन को साथ ही साथ में क्या माना जाता है? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी थियोरेटिकल एंड रिसर्च ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कंसर्न विद लर्निंग प्रोसेस एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएशन विद टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है? ऐसी थ्योरी, रिसर्चेज या जो भी मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो हाँ कंसर्न किससे होती है? हमारे लर्निंग प्रोसेस से होती है। जैसे कि टीचिंग में क्या दिक्कत आ रही है, बच्चों को कैसे समझाना है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से समझ आती है? एजुकेशन साइकोलॉजी से आती है। क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों के कग्निशन को भी देखते हैं, अफेक्टिव तरीके को भी देखते हैं और इसके साथ साथ ही उनके हम साइकोमोटर स्किल्स को भी देखते हैं और साथ ही साथ उनके एज लेवल को भी देखते हैं। और उसके बाद ही हम उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड द जॉन हर्बर्ट एज द फादर ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो ये क्या होता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। किसके बिहेवियर को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं? किसी भी बच्चे के बिहेवियर को, जो कि हमारे एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चा हमारे साथ डील कर रहा होता है, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी। तो यहाँ पर 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनके लिए सबसे मेन क्या होता है? उनके कग्निटिव एबिलिटीज़ को देखा जाता है कि उनकी एज लेवल कितना है और वो कितना समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द अफेक्टिवनेस, यानी कि वो उन चीज़ों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, गुड या बैड फील कर रहे हैं। या फिर साइकोमोटर, यानी कि जो हम उन्हें सिखा रहे हैं क्या उसको वो अप्लाई कर पा रहे हैं। उनके जो, जैसे कि इसमें मोस्टली हमारी राइटिंग स्किल आ जाती है, जैसे कि क्लासरूम में विज़न आ जाता है कि बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं अपने हाथ और पेंसिल या पेन के बीच में। तो ये सारी चीज़ें ही हम कहाँ पर देखते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड से बना है एजुकेशन साइकोलॉजी। एक तो साइकोलॉजी और दूसरा एजुकेशन। अगर हम जनरल टर्म में बोले तो साइकोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस एंड एजुकेशन क्या होती है? शिक्षा होती है या गेन करनी होती है नॉलेज का। ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ इट्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशलाइजिंग मैन एंड मॉडिफाई हिज बिहेवियर। तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है? एजुकेशन साइकोलॉजी को जब हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन की फील्ड में, तब हम इसे क्या कहते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी। तो दोनों ही वर्ड को जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसे ही हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी से ही क्या होती है? एक तरह की सोशलाइज मैन बनता है और मॉडिफिकेशन होती है साथ ही साथ उसके बिहेवियर के अंदर।
तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब एनी एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू द ओल्ड एज। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर क्या आता है, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं हर एक इंडिविजुअल के, जो वो अपने बर्थ से लेके अपनी ओल्ड एज तक चीज़ें सीखता है, वो सारे ही क्या हो जाती है, हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी होती है। अगर हम बात करें एक स्किनर की, तो स्किनर के अकॉर्डिंग एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है ये साइकोलॉजी की जो डील करता है टीचिंग एंड लर्निंग से। तो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग, इसको ही स्किनर ने क्या कहा है, एजुकेशन साइकोलॉजी। अगर हम स्टेफन की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो ये किसने कहा, स्टेफन ने कहा। तो जो भी ये मेरे नोट्स है, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, और चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप वहाँ से मेरे जो भी नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही आप अपने फ्यूचर यूज़ के लिए इसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी में हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में ही, तो आज हम इसमें नेक्स्ट बात करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। तो 5 मेन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो हमारी साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, उसके अंदर हमारे बिहेवियरिज्म, कग्नेटिविज्म, एंड इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सोशल एंड कंटेक्चुअल एंड एक्सपीरियंशियलिज्म, ये सारे ही हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत लंबा टॉपिक रहने वाला है, और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, या बिहेवियरिज्म के कौन कौन मानते हैं, जैसे कि एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवान पेवलो, जॉन बी वॉटसन, एंड बी एफ स्किनर, ये सारे ही हमारे बिहेवियरिस्ट हैं। तो इसके बारे में हम जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका हो, इसका जो बेसिक है वो आपको समझ आ गया हो, और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट पे करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर